ओके, तो हमारा टॉपिक चल रहा था कन्फर्मल मैपिंग, ठीक है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम ले रहे हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सवाल उठता है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। हम जैसा कि कन्फर्मल में बता चुके हैं, कन्फर्मल एक टाइप का क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। हम इसको कब करते हैं, जब हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ जाता है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, एफ होता है, इसको हम डब्ल्यू से लिखते हैं, और यू डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं यू प्लस आई वी, और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस आई वाई। तो इसका मतलब हमारे पास x, y, u और v 4 वेरिएबल हो गए, ठीक। तो हमने क्या करा था कि x, y एक अलग प्लेन ले लिया था और एक u, v हमने अलग प्लेन लिया था। इसको z प्लेन का नाम दिया था और इसको हमने w प्लेन का नाम दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोई भी फिगर यहाँ पर जो है x, y प्लेन में जो होगी उसको ट्रांसफॉर्म करके u, w प्लेन में हम बना लेते हैं, मतलब w प्लेन में हम बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका हर एक पॉइंट यहाँ पर मैप होगा, ठीक। तो ये हमारा एक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता था, ठीक है। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जो है कन्फर्मल कब होता था, उसके लिए हमने एक कंडीशन बताई थी, जो इसके ऊपर हमारा अगर ये दो कर्व बन रहा है और यहाँ पर दो कर्व बन रहे हैं, तो इनके बीच का जो एंगल है, ठीक है, बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का हम क्या करते हैं, इसके टेंजेंट जो है कर्व के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। अगर इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो हमारे साइंस में और मैग्नीट्यूड में सेम होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कन्फर्मल मैपिंग कहलाती है, ठीक है। तो ये बात हमने की थी लास्ट लेक्चर में। अब हम नेक्स्ट लेके चल रहे हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी हमारा एक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। मोबियस एक नाम है, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर z की पावर हमारी क्या है, 1 है, इसलिए ये हमारा क्या है, लीनियर है। अब सवाल ये उठता है कि बाइलिनियर क्यों कहलाता है, ठीक है। तो बाइलिनियर हमारा ये क्यों कहलाता है, इसके लिए बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि हमारे पास जो है W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी है। अगर इसको हम अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा सी जेड डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू इक्वल टू ए जेड प्लस बी। अगर हम इसको इधर ले आए और यहाँ पर ये रखा हुआ है, इन दोनों से z कॉमन आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा सी डब्ल्यू माइनस ए इंटू जेड इक्वल टू, इसको हम इधर ले आए माइनस का डी डब्ल्यू प्लस बी, तो z इक्वल टू आ जाएगा इतना डिवाइडेड बाई सी डब्ल्यू माइनस ए, ठीक है। तो इसलिए ये बाइलिनियर कहलाता है क्योंकि ये z में भी लीनियर है और w में भी लीनियर है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये z में भी लीनियर है और w में भी लीनियर है, इसलिए ये बाइलिनियर कहलाता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन 1 को जो है हमने यहाँ पर इस टाइप से लिख दिया है कि हम इक्वेशन 1 को z इक्वल टू इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन w इक्वल टू है और ये z इक्वल टू है। इसका मतलब जाकर ये हुआ कि अगर हम z प्लेन में कोई भी हम पॉइंट लें तो उसको हम w प्लेन में हमें एक ना एक पॉइंट जरूर मिलेगा, क्योंकि अब z की कोई वैल्यू लगाएंगे तो w की वैल्यू हमें जरूर मिलेगी, ठीक है। तो ये एक टाइप का हमारा क्या हुआ, z से लेकर w में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और इसको हम बोलते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये कंडीशन हम पहले भी बता चुके हैं, लास्ट लेक्चर में हमने बताई थी डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कैसा कहलाता है, कन्फर्मल कहलाता है, ठीक है। तो कन्फर्मल होने की हमारे पास कंडीशन थी कि अगर हमारा ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव इसका, तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, कन्फर्मल होगा। और दूसरी क्या थी कि हमारे पास W इक्वल टू एफ जेड, जो अभी हमने यहाँ पर लिखा था W इक्वल टू एफ जेड, और एफ जेड को क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हमारी थी उसके कन्फर्मल होने की, ठीक। अब हम बात करते हैं कि ये हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये वाला जो हमने इसको इक्वेशन 1 से लेकर आए हैं, इसमें अगर हम देखेंगे डिनोमिनेटर जो है इसको अगर हम सी डब्ल्यू माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाए तो इसमें जो होगा सी डब्ल्यू इक्वल टू ए आ जाएगा और डब्ल्यू इक्वल टू ए अपॉन सी आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा डब्ल्यू की वैल्यू अगर ए अपॉन सी हम लगा दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। इसका मतलब डब्ल्यू का अगर हम एक पॉइंट ले लें सी अपॉन ए
इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो z में हमें उसकी इमेज नहीं मिलेगी, कोई भी हमें पॉइंट नहीं मिलेगा, वो हमें इन्फिनिटी पर जाके मिलेगा। ठीक है, तो वो इन्फिनिटी मिल जाएगा तो हम कह सकते हैं ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बाइलिनियर है, लेकिन एक्सेप्ट एट w इक्वल टू a अपॉन सी। तो w इक्वल टू a अपॉन सी पर ये बाइलिनियर नहीं होगा। सेम एज हम यहां पर बात कर सकते हैं, इसके अंदर अगर हम इसमें लेकर आए, हम इस वाले 1 की बात करें तो यहां पर 1 के लिए हम कह सकते हैं क्या, सेम चीज हम कह सकते हैं सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो z इक्वल टू माइनस का d अपॉन सी होगा यहां पर। ठीक है, तो z इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी पर ये हमारा जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये इन्फिनिटी पे बना देगा। तो z का एक ऐसा पॉइंट जिसकी वैल्यू माइनस डी अपॉन सी के बराबर होगी, तो w हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा, जाके इन्फिनिटी वैल्यू मिलेगी इसकी। तो ये भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बाइलिनियर नहीं होगा इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो एक्सेप्ट दिस पॉइंट ये बाइलिनियर होगा और एक्सेप्ट दिस पॉइंट ये हमारा बाइलिनियर होगा। ठीक है, तो इसी चीज को हमने लिख दिया एवरी पॉइंट ऑफ z प्लेन इन मैप्ड इनटू द यूनिक पॉइंट इन w प्लेन। ठीक है, तो z प्लेन का हमारा कोई भी पॉइंट जो है वो w प्लेन में यूनिकली मैप्ड होगा। ठीक है, एक्सेप्ट एट z इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, z इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। तो ये वाली बात जो है हमारे पहली इक्वेशंस के लिए कही गई है। ठीक, दूसरा हमने जो इससे निकाला है बाइलिनियर ये वाला। ठीक है, तो इसमें w के जितने पॉइंट हैं वो z के ऊपर यूनिकली मैप्ड होंगे। एवरी पॉइंट ऑफ w प्लेन इज मैप्ड इनटू द यूनिक पॉइंट इन z प्लेन एक्सेप्ट एट w इक्वल टू a अपॉन c, क्योंकि w इक्वल टू a अपॉन c पे क्या है, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं इनवेरिएंट पॉइंट्स ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इनवेरिएंट पॉइंट क्या होते हैं, हमारे जो इनवेरिएंट पॉइंट होते हैं इसको फिक्स पॉइंट भी बोलते हैं, इनवेरिएंट पॉइंट या फिर फिक्स पॉइंट, बात एक ही है। ठीक है, तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में फिक्स पॉइंट क्या होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं w इक्वल टू a z प्लस b अपॉन c z प्लस d जो है हमारा एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो z जो होगा वो z पर ही हमारा क्या होगा, मैप हो जाएगा। ठीक है, तो z अगर z पर मैप होगा, हम यहां पर कंडीशन लगा दे रहे हैं इफ w इज if z is mapped into itself, अगर हम ये बात मान लें कि z जो है अपने आप में मैप हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, w इक्वल टू z होगा। ठीक है, क्योंकि w जो है वो किस पे मैप, z जो है किस पे मैप हो रहा है, w पे हो रहा है। ठीक है, और z जो है अपने आप पे मैप हो रहा है, इसका मतलब z जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा, w के बराबर हो जाएगा, w इक्वल टू z हो जाएगा। तो इस केस पे हम z लिख देंगे w की जगह पे, और ये हो जाएगा a z प्लस b अपॉन c z प्लस d। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये सी जेड स्क्वायर प्लस का डी जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं सी जेड स्क्वायर प्लस, ये भी जेड का टर्म है, ये भी है, तो ये हो जाएगा डी माइनस ए इंटू जेड माइनस का बी इक्वल टू 0। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे इनवेरिएंट पॉइंट ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, उसमें अगर हम इसको मान ले रहे हैं कि z जो है अपने आप पे मैप हो रहा है, तो हमारे पास एक क्या निकल के आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। ठीक है, अब ये बात हमें पता है, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपने कुछ रूट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो हम रूट निकालते हैं, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट होते हैं उसको हम बोलते हैं फिक्स पॉइंट। इसको हम या तो फिक्स पॉइंट बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट, इनवेरिएंट पॉइंट। तो ये हमारे फिक्स पॉइंट कहलाते हैं या फिर हमारे ये इनवेरिएंट पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, अब ये फिक्स पॉइंट है, इनवेरिएंट पॉइंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें रूट हमारे 3 टाइप के हो सकते हैं। एक ये है कि हमारे रियल और डिस्टिंक्ट हो। ठीक है, यहाँ पर z की बात हो रही है तो हो सकता है रियल तो ना आए, मुश्किल से z, क्योंकि z हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ज्यादातर कॉम्प्लेक्स ही आएंगे। ठीक है, दूसरा हो सकता है इक्वल है, तीसरा हो सकता है कॉम्प्लेक्स आए। ठीक है, तो अगर इसके रूट्स इक्वल आ जाते हैं, इफ
रूट्स आर इक्वल, किसी केस में अगर रूट्स हमारे इसके इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इसको बाइलिनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक। तो ये जो हो जाता है वो पैराबोलिक हो जाता है, ठीक है। तो ये बात थी हमारी इनवेरिएंट पॉइंट की। इनवेरिएंट पॉइंट निकालना बहुत आसान है, W की जगह Z रख दो, जो आ जाए वो हमारे क्या कहलाएगा, इनवेरिएंट पॉइंट कहलाएंगे, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब है हमारे पास क्रॉस रेशियो। क्रॉस रेशियो क्या होता है, इफ देयर आर 4 पॉइंट Z1 Z2 Z3 टेकन इन द ऑर्डर देन द रेशियो। तो हमारे पास जो रेशियो है Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z4 Z3 माइनस Z4 माइनस Z1, तो ये हमारा जो रेशियो है, हमने क्या किया, पहले में से दूसरा घटाया, तीसरे में से चौथा घटाया, फिर हमने तीसरे में से चौथा और चौथे में से पहला, ठीक है। तो हमने इसको 1 2 3 4 ऊपर लिया है और 2 3 4 1 नीचे लिया है, ठीक है। याद रखना बहुत आसान है। तो ये इस टाइप का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं क्रॉस रेशियो ऑफ Z1 Z2 Z3 Z4, ठीक। अब सवाल उठता है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं क्रॉस रेशियो को। तो हमारी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर कुछ, ये प्रॉपर्टीज जो हैं किसकी हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दो प्रॉपर्टी होती है, इंपॉर्टेंट है ये। ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप सर्किल्स इनटू द सर्किल। जो इसमें हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो सर्किल होते हैं वो सर्किल पर ही मैप होते हैं। जैसा कि हमने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा जरूरी नहीं है जो फिगर है वो ट्रांसफॉर्म हो गए सेम दूसरे में आए, जो हम Z प्लेन से W प्लेन में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बाइलिनियर है तो ये जरूरी है कि सर्किल जो होगा वो सर्किल पे ही जाके मैप होगा, ठीक है। दूसरा ये है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है प्रिजर्व करता है क्रॉस रेशियो को। क्रॉस रेशियो ऑफ द 4 पॉइंट, सिर्फ 4 पॉइंट को ही प्रिजर्व करता है। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, ये हमारी वैसे थ्योरम है, ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व द क्रॉस रेशियो ऑफ द 4 पॉइंट, ठीक है। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, अगर हम ये मान लें कि हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये है, ठीक, हमने इसमें मान लिया W1 W3 W4 W3 W4 आर द इमेजेस ऑफ Z1 Z2 Z3 Z4 रेस्पेक्टिवली। तो हम इसमें ये मान के चलना है कि W1 जो है Z1 की इमेज है, W2 जो है Z2 की इमेज है, W3 जो है Z3 की इमेज है, W4 जो है Z4 की इमेज है। अगर हम इसको इमेजेस मान लें, इससे W1 का मान निकालें, W2 निकालें, W3 निकालें एंड सो ऑन, उसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो हमें ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेम एज है, कैसा सेम है, यहाँ पर Z1 माइनस Z2 आया है तो यहाँ W माइनस W2 आया है, यहाँ Z3 माइनस Z4 है, यहाँ पर W3 माइनस W4 है, यहाँ नीचे आया Z2 माइनस Z3, यहाँ W2 माइनस W3 है, Z4 माइनस Z1 है और Z4 माइनस W4 माइनस W1 है। मीन्स जैसा ये रेशियो आया है वैसा ही ये रेशियो आया, मतलब ये जो क्रॉस रेशियो है और ये भी हमारा सेम वैसा ही क्रॉस रेशियो आया है, एक सा आया। तो ये हम कहते हैं ये इसको जो है क्या करता है, प्रिजर्व करता है। तो ये प्रिजर्व करने का मतलब ये होता है कि क्रॉस रेशियो को प्रिजर्व ये कर रहा है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी उस वही रेशियो आ रहा है, रेशियो में डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्या है, ये क्रॉस रेशियो को प्रिजर्व करता है, ठीक। अब सवाल उठता है कि इसके हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि क्यूबिक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।